तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी विषय का एक चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण। इस चैप्टर का जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सभी का उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। यानी जितने भी 35 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 35 का इस वीडियो में उत्तर जानेंगे और समझेंगे। वीडियो को बिना देर किए शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये सभी डिटेल्स लिखा हुआ है। जैव प्रक्रम पोषण वर्ग 10वीं पार्ट 1 है, यानी जीव विज्ञान का पार्ट 1 है जैव प्रक्रम पोषण। और प्रश्न के प्रकार यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगर आपको किसी प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पीडीएफ में दिया हुआ है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिट बाई एमडी कलाम, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का एक नंबर क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी जीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं को आम जरूरत होती है उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जीवन को, हमें जीवित रहने के लिए जिन सारी प्रक्रियाओं को बहुत ही जरूरी होती है उसी पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। इस प्रक्रम के अंतर्गत यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, पदार्थों का परिवहन यानी आपके भारतीय वन बुक में दिया होगा परिवहन, उत्सर्जन को जैव प्रक्रम की श्रेणी में रखा है। नहीं, जैव प्रक्रम की श्रेणी में मुख्य रूप से 4 चीजों को रखा गया है: पोषण, श्वसन, पदार्थों का परिवहन और उत्सर्जन। दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरा होती। उत्तर है, बहुकोशिकीय जीवों में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिसे सिर्फ फेफड़ा ही पूरा करता है, इसलिए विसरण द्वारा पूरा नहीं हो जाता। बोल रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पाता। बहुकोशिकीय जीव जो है वो बहुत ही ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बहुकोशिकीय जीव में बहुत ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो सिर्फ फेफड़ा ही पूरा कर सकता है, लेकिन ये विसरण की प्रक्रिया हमें पूरा नहीं कर सकता। जैसे मानव को ले ले तो मानव हम लोग जैसे हो गए तो ये बहुत ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए विसरण द्वारा यह कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए हमें फेफड़ा की जरूरत होती है। 3 नंबर देख सकते हैं कि 3 नंबर है, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सी। यानी जीवों में पोषण की विधि, यानी पोषण कितने प्रकार के हैं तो 2 प्रकार के हैं, स्व पोषण और पर पोषण। स्व पोषण और पर पोषण ये 2 प्रकार के हैं पोषण। 4 नंबर है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। हरे पौधे में स्व पोषण पाया जाता है, वो स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, तो ये स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। 5 नंबर है कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यानी जंतु में जो पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो जंतु में पर पोषण यानी दूसरे पर जो निर्भर रहते हैं वो पर पोषण होते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर रखते हैं। जैसे मानो कोई जानवर हो गया, ये दूसरे चीज पर निर्भर है। 6 नंबर है, 3 प्रकार की परपोषण विधियों का नाम बताना। 3 प्रकार की जो परपोषण विधि है उसका नाम बताना है। 3 प्रकार की, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 प्रकार के परपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, ये 3 प्रकार की पोषण की विधि है। यानी परपोषण 3 प्रकार के होते हैं: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, ये 3 प्रकार के होते हैं। 7 नंबर है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। यानी ये समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 6CO2 प्लस 12H2O, और यहाँ पे एक तीर का चिन्ह दिया हुआ है, ऐसे तीर का चिन्ह दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऊपर लिखा हुआ है सनलाइट, मतलब कि प्रकाश, सूर्य प्रकाश या सूर्य की रोशनी, यानी सूर्य प्रकाश या सूर्य की रोशनी। और नीचे लिखा हुआ है यानी क्लोरोफिल। यहाँ पे कुछ कीबोर्ड में ऐसा नहीं था जो ऊपर नीचे कर सके, इसीलिए तीर का चिन्ह के बीच में प्लस करके लिख दिया हूँ। ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नीचे हो जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नीचे हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि अभिक्रिया करने के बाद C6H12 और O6
प्लस 6H2O प्लस 6O2 ये बनाया है। ये समझ लीजिए, जब कोई भी पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से के साथ मिलकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये ग्लूकोज का निर्माण करता है और जल ऑक्सीजन का बाहर निष्कासन कर देता है, जो जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन जो है वो गैस के माध्यम से निकल जाता है। 8 नंबर है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पादक के रूप में बनता है तो H2O और O2 ये बाहर निकल जाते हैं, यानी अवशिष्ट में बन जाते हैं तो ये बाहर निकल आते हैं। 9 नंबर है प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में ही क्यों होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है वो हरित लवक में होता है जो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है। यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरित लवक वो सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है, इसलिए कोई भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में ही होता है। 10 नंबर है 10 नंबर बनने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि अब से और आज से ही ये वीडियो हमेशा अपलोड होता रहेगा और सभी विषय का सभी अतुल लघुत्तरीय लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे 10 नंबर देख सकते हैं कि 10 नंबर जो लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए। 11 नंबर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं, यानी पौधे जो है वो CO2 कहाँ से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, तो वो वायुमंडल से लेते हैं, यानी हमारे वातावरण से ग्रहण करते हैं। 12 नंबर है कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाता है, यानी कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं होती, तो क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जिसमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा, हरित लवक नहीं रहेगा, उसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है। 13 नंबर है पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है, यानी पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं। तो प्राणी संपोषण जंतु वहाँ पर बताया है कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषी या पोषण। 14 नंबर है मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य अंगों में बटा होता है, यानी मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो किन मुख्य अंगों में बटा जाता है। तो यहाँ पे उत्तर में दिया हुआ है कि मुख्य गुहिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार ये इत्यादि, यानी इतने भागों में हमारा जो आहार नल होता है वो बटा होता है। 15 नंबर है ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम बताएं, यानी ग्रसनी में जो स्थित होते हैं वो 2 छिद्र कौन से हैं। तो ग्रसनी में निगल द्वार और कंठ द्वार उपस्थित होते हैं, ग्रसनी में निगल द्वार और कंठ द्वार उपस्थित होते हैं। 16 नंबर है मनुष्य में पाचन की क्रिया आहार नाल के किस भाग से शुरू हो जाता है, यानी मनुष्य में जो पाचन की क्रिया आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है, तो वो होता है मुख्य गुहिका से, मुख्य गुहिका से होता है। 17 नंबर है मनुष्य के आहार नाली के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी मनुष्य का जो भोजन आहार नाली के किस भाग से पचे हुए भोजन अवशोषण होता है, तो वह छोटी आंत से अवशोषण होता है, छोटी आंत से अवशोषण होता है। ये याद रखिए कि आंत 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं छोटी आंत, एक होते हैं बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई अधिक रहती है और मोटाई कम, लेकिन बड़ी आंत की लंबाई कम और मोटाई अधिक रहती है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल वर्णक जो है हरित लवक में पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक हरित लवक में, इसी के वजह में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। 19 नंबर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं, यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यही पौधे का भोजन होते हैं। अभी आपको सूत्र बताया है कि C6H12 और O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो ये पौधे का भोजन भी होता है। 20 नंबर है मृत जीवों को क्या कहा जाता है, नहीं मृत जीवों को क्या कहा जाता था,
अपघटनकर्ता कहा जाता है। मृत जीवों जितने भी होते हैं उस सभी को अपघटनकर्ता कहते हैं। 21 नंबर है, जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है, यानी जिस जीव के शरीर में परजीवी यानी दूसरे जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो पोषी कहलाते हैं। 22 नंबर है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, यानी गोबर छत्ता में जो होता है वो किस प्रकार का पोषण होता है, तो मृत जीवी पोषण होता है, मृत जीवी पोषण होता है। आप देखते होंगे घर के अगल बगल में एक ऐसे छत्ता टाइप का गोल उगा रहता है, कहीं कहीं पे उजला, इसे मशरूम भी बोलते हैं। ये गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो मृत जीवी। 23 नंबर है, 23 नंबर देख सकते हैं कि यहाँ पे है कि पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायुमंडल प्रवेश द्वार है, यानी पत्तियों का कौन सा अंग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है, तो पत्तियों का मौजूदा क्षेत्र जिसे बोलते हैं एस्टोमाटा। एस्टोमाटा इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमाटा, इंग्लिश में से एस्टोमाटा भी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें ताकि यह वीडियो अन्य स्टूडेंट तक पहुंच सके और वह इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 नंबर है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, यानी पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, प्राणी संभोजी पोषण, यानी प्राणी संभोजी। 25 नंबर है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है भोजन रसधानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। 26 नंबर है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है, मनुष्य में जो पाचन के लिए विशेष अंग को कहा जाता है उसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र बोलते हैं। 27 नंबर है, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, यानी मनुष्य के जो ऊपरी जीभ के ऊपरी सतह होते हैं उसमें जो कलियां होती है उसे क्या कहते हैं, तो स्वाद कली बोलते हैं। स्वाद, यही जो होते हैं हमारे जो भी स्वाद कैसा स्वाद होता है ये सभी यही जानकारी देते हैं। 28 नंबर है, मुख्य गुहिका से भोजन कहाँ पहुँचता है, यानी मुख्य गुहिका से जो भोजन वो कहाँ पहुँचता है, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाकर पहुँच जाता है मुख्य गुहिका से भोजन। 29 नंबर है, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली प्रक्रिया सिकुड़न और फैलाव को क्या कहा जाता है, तो क्रामोकंचन कहा जाता है। क्रामोकंचन कहा जाता है, यानी सिकुड़ने और फैलाव दोनों को प्रक्रिया को जोड़कर क्रामोकंचन कहा जाता है। 30 नंबर है, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो वो एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन। 31 नंबर है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत। अगला है छोटी आंत होगा। अगला 32 नंबर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है हमारा, यानी जो भी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर होता है। 33 नंबर है, पाचन की क्रिया का यानी पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होता है, यानी ये सभी कहाँ संपन्न होते हैं, तो छोटी आंत में ही ये संपन्न होते हैं। 34 नंबर है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहा जाता है, तो सीकम कहा जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जहाँ जोड़ होता है उस नली को बोलते हैं सीकम। 35 नंबर है और लास्ट है, अपना भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है, यानी हमारा जो भोजन है अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है, तो मलाशय में संचित रहता है। इस वीडियो में इतना ही, यानी 35 अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करवा दिए। अब अगला वीडियो आएगा, आप जिस पर कहेंगे उसी पर अगला वीडियो आएगा, तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और आगे अगर हम PDF प्राप्त करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और BHB ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सभी प्रकार का अपडेट मिलते रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।